नमस्कार साथियों, क्लास 11 के इंग्लिश कोर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग फादर टू सन पोयम का समरी और उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। फादर टू सन पोयम एलिजाबेथ जेनिंग्स की लिखी हुई कविता है। तो एलिजाबेथ जेनिंग्स ने फादर टू सन कविता लिखी है। इसके एमसीक्यू को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा हिंदी सारांश देख लेते हैं, क्योंकि जब हिंदी सारांश आपके दिमाग में रहता है तो फिर आप उसके आंसर दे पाने में बहुत ही आपको सुविधा होती है। तो देखते हैं इस कविता का सारांश क्या है। यह कविता जनरेशन गैप पर बना हुआ है। जनरेशन गैप का मतलब दो पीढ़ियों के बीच सोच में जो अंतर होता है उसे जनरेशन गैप कहते हैं। जैसे हम लोग और हम लोग के पिताजी की सोच में काफ़ी अंतर होता है, हम लोग के पिताजी और हम लोग के दादाजी की सोच में अंतर होता है, तो इसे ही जनरेशन गैप कहते हैं। तो दो जनरेशन गैप जो है दो पीढ़ियों के अंतर पर आधारित है। इसमें एक पिता अपने बड़े होते बच्चे के साथ संबंधों में आई दूरी से दुखी है। शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पिता के साथ, अपने पापा के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, लेकिन जैसे ही जैसे वो टीन एज में पहुंचता है, 12, 13, 14 वगैरह जब जाता है 19 तक, तो उनके रिश्ते धीरे धीरे जो हैं वो उनमें खटास आने लगता है, उनमें दूरी आने लगती है। बच्चे को अपने पिता की कोई बात अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर इस कविता में कहा गया है कि पिता और बेटा एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही ग्लोब में रहते हैं, लेकिन उनमें आपस में कोई बात नहीं होती, एक चुप्पी होती है। वे अजनबी की तरह रहते हैं, अजनबी स्ट्रेंजर की तरह रहते हैं। अब पिता यह सोचता है अपने अतीत में जाकर के कि उनका और उनका बेटा का संबंध कब बिगड़ा, कब उनके रिलेशनशिप जो हैं वो सावर हो गए, डिस्टर्ब हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन लोगों के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में भी अपने बचपन की यादें हैं, और पिता के दिमाग में भी अपने बच्चा जब छोटा था उस समय की मेमोरी है, याद है। तो इसलिए दोनों चाहते हैं कि फिर से उनके रिश्ते अच्छे हो जाए, और पिता जो है अपने बच्चे को माफ़ भी करना चाहता है, लेकिन इनकी पहल कौन करे, इनिशिएट कौन करे, कौन पहले बात करे, पिता या बेटा, इस पर ही ऊहा-फो है। अर्थात दोनों में डाउट है कि दोनों को रिलेशन को सुधारने के लिए प्रयास सबसे पहले जो है पहल वो कौन करेगा, और इसी पर बात रुक जाती है, और बाप बेटे का रिश्ता जो है कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाता है, जैसा कि सभी परिवारों में लगभग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं इस पोएम में आपको एमसीक्यू तो कराऊंगा ही, साथ साथ यह भी ध्यान दिलाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ईयर में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है जो 2019 जैक बोर्ड अर्थात झारखंड बोर्ड में पूछा गया था। यह क्वेश्चन है, इन द पोएम फादर टू सन्स दिस द फादर इज रेडी टू। इस पोएम फादर टू सन में फादर रेडी है। रेडी मतलब तैयार है। किस लिए तैयार है? फॉरगिव हिम, अपने बच्चे को माफ़ करने के लिए, फॉरगेट हिम, भूल जाने के लिए, लिव विथ हिम, उसके साथ रहने के लिए, या फाइट विथ हिम, फाइट मतलब होता है लड़ना, उसके साथ लड़ने के लिए। तो साथियों, इस पोएम के सारांश में आपने देखा कि पिता को पछतावा हो रहा है, वो चाहता है कि फिर से रिलेशन उनका सुधर जाए, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा फॉरगिव हिम। वो अपने बच्चे को माफ़ करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम फादर टू सन हु इज एक्सप्रेसिंग हिज हेल्पलेसनेस। इस पोएम में फादर टू सन में कौन अपना हेल्पलेसनेस को दिखला रहा है? हेल्पलेसनेस का मतलब क्या होता है? हेल्पलेसनेस का मतलब होता है असहाय अवस्था, बेबस अवस्था। कौन इस पोएम में बेबस महसूस कर रहा है? तो साथियों, इस पोएम में नरेटर जो है वो फादर है। फादर ही सारी घटनाओं का जिक्र कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होगा, द सन, द फादर, द पोएट, या ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर जो है हेल्पलेसनेस महसूस करने वाला फादर है, और यह क्वेश्चन 2020 जैक में पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। कौन जो हैं एक ही घर में वर्षों से रह रहे हैं? सेम हाउस फॉर ईयर्स, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। ग्रैंड मदर आप जानते होंगे, दादी को कहते हैं, और ग्रैंड सर पोता, दादी और पोता एक ही घर में रह रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी रह रहे हैं। द सिस्टर्स, बहनें रह रही हैं, या फादर एंड सन। तो अगर आप ये जान गए कि ये क्वेश्चन फादर टू सन का है, तो आप जान जाएंगे कि इसका आंसर भी जो है वो फादर एंड सन होगा, अर्थात हमारा आंसर जो है डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
बोथ द फादर एंड द सन आर लॉन्गिंग फॉर। यहाँ लॉन्गिंग मतलब होता है लालायित, लालसा। फादर और सन को, दोनों को क्या चीज़ की लालसा है? समथिंग टू हैपन, कुछ घटना घटने की। समथिंग नाइस, कुछ अच्छा की। समथिंग टू फॉरगिव, कुछ माफ़ करने की। एवरीथिंग टू बी सॉल्व्ड, यह सब कुछ सॉल्व हो जाने की। तो साथियों इसमें फादर और मदर दोनों, फादर और सन दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए और फिर से रिलेशन को, फिर से रिश्ते को बेटर बना लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेंजा पर आधारित है। 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पोएम का कुछ स्टेंजा, कुछ लाइन्स दे दिए जाते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पोएम का लाइन ये दिया हुआ है बीच से, ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, एक ही ग्लोब में और एक ही धरती पर, वी स्पीक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वह बोलता है लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ। छोटे में बच्चे और बाप का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा बच्चा जब किशोर हो जाता है, टीन एज का हो जाता है, तो उनकी बात को पिता जो है समझ पाने में, अंडरस्टैंड कर पाने में असफल होता है, फेलियर होता है। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, जो फादर है वो कहता है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरा दुख से मेरा गुस्सा क्यों बढ़ जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कह रहा है कि मैं तैयार भी होता हूँ, कि मैं लालायित भी रहता हूँ कि मैं माफ़ कर दूँ अपने बच्चे को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो बताइए, इस पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द फादर एंड द सन हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, फादर और सन के बीच गुड अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझदारी है दोनों के बीच में रिश्ते को लेकर। ए डीप अंडरस्टैंडिंग है, एक गहरी समझदारी है। नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, कोई समझदारी नहीं है। एनिमिटी बिटवीन देम, दो, एनिमिटी मतलब होता है दुश्मन, एनिमी मतलब दुश्मन होता है, एनिमिटी मतलब दुश्मन ही होता है। तो बताइए दोनों के बीच दुश्मनी है। तो साथियों पिता और पुत्र के बीच दुश्मनी नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग का अभाव है। तो हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट होगा, नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, पिता और पुत्र के बीच में किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग जो है, समझदारी नहीं है, और यही प्रॉब्लम का जड़ है, प्रॉब्लम का रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्टेंजा पर आधारित है। हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा। अगर आपने पोएम पहचान लिया तो 4 ही पोएट हैं और 4 ही पोएम हैं आपके इस बार पढ़ने का, और मैंने चारों पोएट का नाम यहाँ ऑप्शन में डाला हुआ है। आपको बताना है कि इस पोएम के, इस स्टेंजा के पोएट कौन हैं। वाल्ट विटमैन हैं, शर्ली टॉल्सन हैं, मार्कस नैटन हैं, या एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं। तो साथियों ये जो स्टेंजा है इसके फादर टू सन का, उसके जो पोएट हैं वो एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाल्ट विटमैन की कौन सी कविता आपने पढ़ी, शर्ली टॉल्सन की कौन सी कविता पढ़ी, और मार्कस नैटन की कौन सी कविता, कौन सी पोएम आपने पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी स्टेंजा पर आधारित है। द फादर्स एंगर ग्रोज फ्रॉम, फादर का गुस्सा बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है? सौरों से, दुख से, ग्रीफ से, गहरे दुख से, डिस्टेस्ट से, डिस्टेस्ट से बना है डिस्टेस्ट, मतलब एक दूसरे से ऊब जाने के कारण, पिता पुत्र से ऊब गया है, पुत्र पिता से ऊब गया है इस कारण से, या फाइट, लड़ाई के कारण, पिता पुत्र में लड़ाई हुई है। तो साथियों ना तो पिता पुत्र में लड़ाई हुई है, ना एक दूसरे से ऊबे हैं, बल्कि पिता को एक गहरा दुख है कि उसकी बात को, वो अपने बच्चे की बात को नहीं समझ पाता है, और ना ही बच्चा उनकी बात को समझ पाता है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस, जो दूरियां हैं वो दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइलेंस सराउंड्स देम बिकॉज, साइलेंस सराउंड्स देम बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दोनों के बीच में साइलेंस छाई रहती है, चुप्पी छाई रहती है पिता पुत्र के बीच में। क्यों छाई रहती है? दे आर स्ट्रेंजर्स, वो स्ट्रेंजर्स हैं इसलिए, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। दे आर नॉट फ्रेंडली, वो फ्रेंडली नहीं हैं, यानी दोनों के बीच में जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली नहीं है। या दे आर नॉट स्पीकिंग टर्म्स, उनके बीच में बोलने के लिए कुछ नहीं है। या दे आर लाइक एनिमीज, या वो दुश्मन की तरह हैं। तो साथियों पिता और पुत्र के बीच में साइलेंस इसलिए छाई हुई है, चुप्पी इसलिए छाई हुई है क्योंकि उनके पास स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, वो एक दूसरे को क्या बोले यह क्लियर नहीं है। पिता को यह नहीं क्लियर है कि पुत्र को मैं क्या बोलूं जिससे वो अच्छा रिएक्ट करे, पुत्र को भी मालूम नहीं है कि पिता के साथ क्या बोले जिससे उनका रिएक्शन अच्छा हो, गुस्सा ना हो।
इसलिए इस डर से उन लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज द फादर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज सन। क्यों जो फादर अनेबल है अपने बच्चे को समझ पाने में, अनेबल मतलब असक्षम है, जो वो योग्य नहीं है, क्यों नहीं समझ पाता है? जनरेशन गैप के कारण, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल गैप के कारण, ऑप्शन सी इमोशनल गैप, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो साथियों, फादर अपने बच्चे को इसलिए नहीं समझ पाता है क्योंकि उनके बीच में जनरेशन गैप है। अब जनरेशन गैप क्या है ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि 2 पीढ़ियों के सोच में जो अंतर होता है उसे ही जनरेशन गैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज द फादर अनहैप्पी विथ हिज सन। फादर जो है वो अपने बच्चे से अनहैप्पी क्यों है, नाखुश क्यों है? देयर थिंकिंग आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि उनका सोच बिल्कुल अलग है। दे आर सेपरेटेड, वो अलग अलग रहते हैं। दे लिव इन डिफरेंट होम्स, या वो अलग अलग घर में रहते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, फादर अपने बच्चे से, बेटे से अनहैप्पी, नाखुश इसलिए है क्योंकि फादर और सन का जो थिंकिंग है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, पूर्ण तरीके से अलग तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। ये जो लाइन है कि वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, जो कि 2019 जैक में पूछा गया है साथियों, तो ये किसने कहा, ये किसके द्वारा कही गई है? द सन के द्वारा, बेटे ने कहा है, द फादर, पिता ने कहा है, बोथ ऑफ देम, दोनों ने कहा है, या नन ऑफ देम, दोनों में किसी ने नहीं कहा है। तो साथियों, हम लोग पूरा ही देख रहे हैं कि ये पोएम जो है उसका नाम ही फादर टू सन। फादर जो है वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, सारा बात जो कहा जा रहा है, पोएट जो कह रहे हैं वो फादर के माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहने वाला जो है वो फादर है, तो हमारा आंसर होगा फादर। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने फादर टू सन पोएम, जो कि एलिजाबेथ जेनिंग्स की बहुत ही अच्छी पोएम है और हर घर घर की कहानी है, हर घर घर में ऐसा होता है, शायद आपके घर में भी होता होगा। तो ये पोएम आपको कैसा लगा, फिर इस पोएम के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छा लगा हो तो अपने 11 के साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। इसमें और क्या सुधार हो सकता है यह भी आप हमें सजेस्ट करें, और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं यह भी लिख करके हमें दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।